नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट 23 जनवरी को संपूर्ण हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही पेपर आपके हो चुके हैं। आपने देखा होगा, अभी तक आपने देख ही ली होगी आंसर की। हमने एक एक करके वीडियो अपलोड की है। यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको पेपर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन से मिल जाएंगे, जो कि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2017 का, उसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं और भी जो बाकी प्रश्न हैं वो भी प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे गए हैं। तो हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ही प्रीवियस ईयर पेपर के एक एक वीडियो बनाया था, यानी हर सब्जेक्ट का। यदि आप उन वीडियो को देखकर गए होंगे तो डेफिनेटली आपके 150 में से 140 नंबर आ रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं वीडियो में से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपने देखा है तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बाल विकास, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, फिर अंग्रेजी, फिर गणित और फिर पर्यावरण अध्ययन के आंसर बताए जाएंगे। तो टोटल 150 के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। ये पेपर फर्स्ट के आंसर की है, तो मिलान करके जरूर बताएगा अंत में कि 150 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं बाल विकास से। तो बाल विकास में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प मैं नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि आपको आंसर का मिलान करना है। तो ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा परीक्षण निर्माण का। ये परीक्षण निर्माण आपका राइट आंसर होगा। विकास की पूर्व सक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था। यहाँ पर देखिए जो पूर्व सक्रिय अवस्था है ये किसके द्वारा दिया गया था विकास की, ये पूछा गया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, जेन पियाजे के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, यदि आप हमसे 3 से 4 महीने पहले से जुड़े होंगे तो एक भी प्रश्न यहाँ पर उन वीडियो जो हमने आपको 3 से 4 महीने पहले दिए थे, यानी कि जब से देते आए हैं, उनमें से एक भी प्रश्न अलग नहीं गया है। यदि आपने रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर पियाजे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। सृजनात्मक, संप्राप्ति, बुद्धि या फिर व्यक्तित्व। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व। याद रखिएगा, MPPI परीक्षण का जो उपयोग है यह व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न आया था एग्जाम में, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ पर अधिगम हेतु निर्देशन, परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा में से पूछा गया है क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शेषवा काल का समय। यहाँ पर देखिए शेषवा काल का समय पूछा गया है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का होता है। तो जो शेषव काल का समय होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक का समय होता है शेषव काल का। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण या फिर कल्पना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। याद रखिएगा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पर देखिए प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर यहाँ पर पूछा गया है। देखिए औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर पूछा गया है। तो कितने से कितने तक का होता है, तो 90 से 109 तक का जो स्तर होता है ये किसका होता है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, स्किनर, बर्नर, थॉर्नडाइक या फिर केटल। यहाँ पर देखिए एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें आपको 70 या फिर 75 सिद्धांत से संबंधित प्रश्न दिए गए थे। यदि आपने वो वीडियो देखकर गए होंगे तो ये जितने भी यहाँ पर सिद्धांत पूछे थे या फिर प्रतिपादक पूछे थे, एक भी अलग नहीं है, उससे अलग प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, केटल। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया था, स्किनर, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या फिर हल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्किनर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, स्किनर के द्वारा किया गया था। कोहलर अपने प्रयोग से यहाँ सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है या फिर समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पर 11वें का आंसर होगा, कोहलर अपने प्रयोग से यहाँ सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा।
किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया था? यहाँ पर पंचपदी प्रणाली के बारे में पूछा गया था आपसे, ये किसने प्रतिपादित की थी? ब्लूम, किलपैट्रिक, हर्बर्ट या फिर जॉन डीवी? सभी के सभी सरल प्रश्न थे। यदि आपने 3 से 4 महीने पहले से तैयारी आपकी करके रखी है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का आज आपसे आपका जो बाल विकास का प्रश्न पत्र है यानी 30 प्रश्न है उस प्रकार के पूछे गए थे। तो 12वें का आंसर आपका होगा यहाँ पर हर्बर्ट। यहाँ पर हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित की थी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसके द्वारा की गई है? स्पेंजर, केनन, जूंग या फिर क्रेसमर? तो 13वें का यहाँ पर आपका आंसर होगा केनन। केनन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, डी हान, ड्रेवहल, कोल एवं ब्रूस के। तो ये जो कथन दिया गया है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, ये किसके द्वारा होता है? बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास। तो 15 का यहाँ पर आपका आंसर होगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से रिक्तस्थान ने वर्गीकृत किया है। किसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मैकडूगल या फिर ड्रेवर? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। ये जो मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की बताई है किसके द्वारा बताई गई है? मैकडूगल के द्वारा बताई गई है। अगला प्रश्न, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? मैकडूगल, मन, रास या फिर डमविल? तो यहाँ पर 17 का आंसर होगा आपका डमविल। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये डमविल के द्वारा दिया गया कथन है। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? यह प्रश्न भी हम काफी बार आपको बता चुके हैं। सुजन शास्त्र के पिता से किसका नाम जुड़ा हुआ है? वुडवर्थ, रास, गाल्टन या फिर क्रो एंड क्रो? तो ये किसका नाम जुड़ा हुआ है? गाल्टन का नाम जुड़ा हुआ है। तीसरा वाला विकल्प आपका आंसर सही होगा। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या फिर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण? तो ये इन्होंने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादित किया था। किन्होंने? डॉक्टर एस जलोटा ने। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए यहाँ प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, स्टर्न, बर्नन, स्पीयरमैन या फिर थॉर्नडाइक? तो इसके बारे में आप सभी को पता है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर त्रिकारक सिद्धांत के बारे में पूछे, दोनों ही सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से या फिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत से? कोहलर किससे संबंधित है ये पूछा गया है, तो ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है कोहलर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। देखिए थोड़ी देर पहले यानी कि ये प्रश्न को घुमा दिया गया है, पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था और अब भी ये प्रश्न पूछा गया है कि 30 प्रश्न में 2 बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मूल प्रवृत्तियाँ जो 14 प्रकार की है वो किसके द्वारा बताई गई है, किसके द्वारा वर्गीकृत की गई है। ये प्रश्न थोड़ी देर पहले ही पूछा गया था, तो मैकडूगल के द्वारा की गई है। यहाँ पर फिर वही प्रश्न पूछा गया है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 14 है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समस्या समाधान, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग या फिर समझ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। याद रखिएगा, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता शिक्षण हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, यानी कि कुत्ते पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया था ये पूछा गया है प्रश्न में। कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर स्किनर? तो हमने जितने भी इंपोर्टेंट वैज्ञानिक के सभी पर इंपोर्टेंट प्रश्न लिए थे। यदि आपने वो वीडियो देखे होंगे तो एक भी प्रश्न वैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न आपने गलत नहीं करे होंगे। यहाँ पर कुत्ते पर प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था ये पूछा गया था आपसे, तो ये पावलोव के द्वारा किया गया था। मौलिकता, नमीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक? यहाँ पर देखिए मौलिकता और नमनीयता
तथा प्रवाह ये निम्न में से किसके घटक है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व के, सृजनात्मकता के या फिर बुद्धि के। तो आपका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता के। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, युयुत्सा है, चिंतन है, कल्पना है, संवेग है या फिर मूल प्रवृत्ति है। युयुत्सा के बारे में पूछा गया है तो ये क्या है, ये मूल प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में पूछा गया है। वंशानुगत तत्व है, शारीरिक तत्व है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है या फिर आर्थिक तत्व है। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में पूछा गया था तो ये सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर देखिए शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सा है। तो वो कौन सा नियम होगा, द्रुतगामी विकास का नियम होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर देखिए विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत या फिर अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो यहाँ पर कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया था आपसे। राइट आंसर होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अंतिम प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, डगलस और हॉलैंड के, मेरेडिथ के, हरलोक के या फिर गेसेल के। राइट आंसर आपका होगा हरलोक के। जो दिया गया कथन है ये हरलोक के द्वारा दिया गया कथन है। यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न के जो आंसर की है, यानी कि जो आंसर आपको बताए गए हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम यहाँ पर हिंदी के 30 प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे, उनके आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का जो पार्ट है उसको लेकर आते हैं कि 30 प्रश्न उसमें किस प्रकार के दिए हुए हैं। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। यहाँ पर आशु भाषण, श्रुतलेख, सुलेख और शुद्ध वर्तनी, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना था कि मौखिक अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है। राइट आंसर आपका होगा आशु भाषण। याद रखिएगा पहला वाला आपका विकल्प सही रहेगा। आशु भाषण अभिव्यक्ति का एक रूप होता है। हिंदी भाषा की बोलियाँ, यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा की बोलियाँ के बारे में आपसे पूछा था। 22 है, 18 है, 25 है या फिर 15 है। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर हिंदी भाषा की जो बोलियाँ हैं वो कितनी है, 18 है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, यहाँ पर देखिए सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय पूछा गया था। तो सबसे पहले मूल शब्द आपको देखना है, उसके बाद प्रत्यय शब्द आपको देखना है। सामाजिक शब्द में समाज प्लस इक है, सा प्लस सामाजिक है, समा प्लस जिक है या फिर समाज प्लस इक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर जो मूल शब्द होगा वो समाज होगा और जो प्रत्यय शब्द होगा वो इक होगा। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम, यहाँ पर देखिए तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम आपसे पूछा गया है। अखिलेश है, हरे प्रकाश उपाध्याय है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है या फिर लीलाधर जगुड़ी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक के बारे में पूछा गया था तो अखिलेश आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिये सियार। इस पंक्ति जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है ये किसकी है। यहाँ पर पंक्ति पूछी गई है जगनीक की है, नरपति नाहला की है, चंद्रबरदाई की या फिर विद्यापति की। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा जगनीक की। जो दी गई पंक्ति है ये जगनीक के द्वारा दी गई पंक्ति है। अकाल का पर्यायवाची, यहाँ पर देखिए अकाल का पर्यायवाची पूछा गया है। अपरिहारी है, अंधियारा है, अक्षत है या फिर दुर्भिक्ष है। तो अकाल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो दुर्भिक्ष होता है। क्या होता है, दुर्भिक्ष। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए एक मिश्रित वाक्य पूछा गया था। मिश्र वाक्य पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, या फिर अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पर मिश्रित वाक्य आपको बताना था। राइट आंसर आपका होगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ये जो यहाँ पर दूसरा वाला जो विकल्प होगा ये मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा।
जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? अनाहुत है, अपरिमेय है, अप्रत्याशित है या फिर प्रत्याशा है? राइट आंसर आपका 38 का होगा अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित होगा। चलिए अगला प्रश्न है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर देखिए जो श ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। दंतालु है, तालु है, मूर्धा है या फिर दंत है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हम डायरेक्ट 38 से 48 पे आ गए। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऊपर चलना था, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखिए 38 से हम यहाँ पर 39वां प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य। यहाँ पर देखिए मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य आपको बताना था। इनमें से कोई नहीं, भाववाच्य है, कर्मवाच्य या फिर कर्तवाच्य है? राइट आंसर आपका 39 का होगा भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। निष्कपट, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या? यहाँ पर देखिए इसका संधि विच्छेद आपको करना था। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा निह प्लस कपट। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। यदि इसमें पूछा जाता कि संधि कौन सी होगी तो इसमें विसर्ग संधि होगी। यदि यहाँ पर संधि पूछते तो विसर्ग संधि होगी, लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है तो निह प्लस कपट आपका राइट आंसर होगा। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है काफ़ी बार और ये प्रीवियस ईयर पेपर का प्रश्न है। वो कौन सा देश है जिसमें हिंदी लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है? वो कौन सा? मॉरिशस है, पाकिस्तान है, दक्षिण अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, वहाँ देश कौन सा होगा? मॉरिशस होगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? छत्तीसगढ़ी है, ब्रज है, बुंदेली या फिर अवधी है? इसके बारे में हमने काफ़ी बार जिक्र किया है। यदि आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो राइट आंसर आपको पता होगा। राइट आंसर होगा ब्रज। सूरसागर ये ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो वसंत जो कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा कुमारी चौहान? तो यहाँ पर आपका 43 का आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा, वीरू का कैसा हो वसंत यहाँ कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? यहाँ पर जो क्षेत्रीय शब्द है इसमें विशेषण पूछा गया था। सार्वनामिक है, परिणाम बोधक है, संख्यावाचक है या फिर गुणवाचक है? 44 का आंसर होगा गुणवाचक। जो क्षेत्रीय शब्द हैं इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। चौराहा शब्द में समास पूछा गया था। अवयवी भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय समास है? राइट आंसर आपका 45 का होगा द्विगु समास। जो चौराहा शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है कौन सी होगी? तो यहाँ पर अनुग्रहित आपको बताना है कौन सा सही है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? राइट आंसर आपका होगा अनुग्रहित। आप इस तरीके से शुद्ध शब्द लिख सकते हैं अनुग्रहित को। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यहाँ पर देखिए फिर से शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पेत्रक है, पेत्रक आप किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से। पेत्रक आपको इस प्रकार से लिखना है तो आपका शुद्ध शब्द होगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है 48 श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? थोड़ी देर पहले इस प्रश्न को हमने पढ़ा था। दंतालु, तालु, मूर्धा या फिर दंत? राइट आंसर आपका 48 का होगा तालु। याद रखिएगा जो श ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा वो तालु होगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, यहाँ पर देखिए अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है ये पूछा गया है। अति है, अति है, आ है या फिर अत है? राइट आंसर आपका 49 का होगा अति। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अति उपसर्ग लगा हुआ है। उपत्यका का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए उपत्यका का अर्थ आपसे पूछा गया है। पर्वत के पास की भूमि है, पर्वत का शिखर है, प्राणियों के पेट का एक अंश है या फिर सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ये उपत्यका का अर्थ है। तो यहाँ पर उपत्यका का जो अर्थ होगा यहाँ पर पर्वत के पास की भूमि इसका अर्थ होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है
और इसमें से आपको 51 से 55 तक यानी कि 5 प्रश्न का यानी कि 6 प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश में से देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पुश कर लीजिएगा, पद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है, क्योंकि पद्यांश में पढ़ूंगा ज़्यादा समय होगा। वैसे तो आप एग्जाम देकर आए हैं तो आपने सभी ने इसको पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा पुश करके, और उसके बाद आंसर देना। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर की ओर बढ़ूंगा। 51 से 55 तक यानी कि 6 प्रश्न आपको इस पद्यांश से देखने को मिलेंगे। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय, यहाँ पर देखिए घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा गया था। आप सभी को पता है कि प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय पूछा गया था, तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, अक्कड़ लगा हुआ है। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय अक्कड़ लगा हुआ है। स्वामी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, यदि आपने जो पद्यांश दिया हुआ है उसको यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था यह वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में। तीसरा वाला यहाँ पर विकल्प आपका सही होगा। स्वछंद में कौन सी संधि, यहाँ पर देखिए स्वछंद में संधि आपसे पूछी गई थी, व्यंजन है, गुण है, दीर्घ है या फिर विसर्ग है। तो यहाँ पर स्वछंद में संधि पूछी गई थी, तो यहाँ पर स्वछंद में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी, 80, 45, 35 या फिर 12। तो यहाँ पर इनकी अवस्था के बारे में पूछा गया था, तो कितनी थी, 35 वर्ष थी। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखिए श्रुति धर्म का अर्थ पूछा गया है, वैदिक धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है या फिर जैन धर्म है। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है, राइट आंसर आपका होगा वैदिक धर्म। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, इंगा, इंगा का उच्चारण स्थान होता है, कंठ तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, कंठोष्ठ होता है या फिर नासिक होता है। यहाँ पर इंगा का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा नासिक। याद रखिएगा जो इंगा का उच्चारण स्थान होता है वो नासिक होता है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, यहाँ पर देखिए 4 गज मलमल में विशेषण आपसे पूछा गया था, कौन सा है, सार्वनामिक है, परिमाण बोधक है, गुणवाचक है या फिर संख्यावाचक है। तो यहाँ पर 4 गज मलमल में विशेषण आपसे पूछा गया था, राइट आंसर आपका होगा परिमाण बोधक। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। समास का विलोम क्या, यहाँ पर देखिए समास का विलोम आपसे पूछा गया है, साहसिक है, समस्या है, सामाजिक है या फिर व्यास है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा व्यास। समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है, व्यास होता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। शून्य का तत्सम रूप क्या है, यहाँ पर देखिए शून्य का तत्सम रूप क्या होगा, शून्य होगा, सुना होगा, सन होगा या फिर सुन होगा। शून्य का तत्सम रूप पूछा गया था, राइट आंसर आपका होगा शून्य। शून्य का तत्सम रूप क्या होता है, शून्य होता है। अंतिम प्रश्न, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है, बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना, धोखा देना या फिर अप्रिय लगना। राइट आंसर आपका होगा अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है, अप्रिय लगना होता है। तो यहाँ पर आपके 30 प्रश्न हिंदी के यहीं पर समाप्त होते हैं। यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को देखने जा रहे हैं और क्या इसके उत्तर होंगे, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बाह्य प्रयत्नों की संख्या है 2, 11, 8 या फिर 5। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो होगा इसके लिए 11। अगला प्रश्न था मनोरथ उदाहरण है, तो मनोरथ देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न था। मनोरथ उदाहरण है कौन सी संधि का, स्वर, प्रकृति भाव, विसर्ग या व्यंजन। तो बिल्कुल विसर्ग संधि का ही ये सही उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक सूत्र है, तो यहाँ पर कारक सूत्र जो होगा ये होगा कर्मणा यम विपरीत तेषा संप्रदानम, और चौथा जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अंतस्था वर्ण है, तो अंतस्था वर्ण इसमें पूछे गए थे और इसके लिए तीसरा उदाहरण होगा यण, यार अलावा जो है ये अंतस्था वर्ण इसमें रहेंगे। संस्कृत मुझे अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तो यहाँ पर इसके लिए संस्कृत में जो अनुवाद होगा वो इसमें होगा महासंस्कृते रोचते, और बिल्कुल तीसरा जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर शिशु मोदकाय रोदती उदाहरण है, तो शिशु मोदकाय रोदती यहाँ पर जो उदाहरण है ये है तदर्थ्य चतुर्थी वाच्यचा। तो चौथा विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही होगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर उच्चे उदाहरण है, तो उच्चे यहाँ पर किसका उदाहरण है? आलिंग का, और इसके लिए तीसरा विकल्प जो होगा वो सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला हमारा इसमें क्वेश्चन जो आता है वो है ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। तो ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या होगा? तो यहां पर इसके लिए जो होगा वो होगा शल, बिल्कुल सही है, चौथा विकल्प इसके लिए सही है। पठानी रूप है, तो पठानी रूप को यहां पर पहचानना, और पठानी रूप कौन सा है? तो यहां पर पठानी रूप होगा पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तीसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। क्ष मिलकर बना है, तो क्ष हिंदी के अंदर भी आपने देखा होगा छत्र क्या जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, और ये यहाँ पर क्ष पूछा है, ये मिलकर बना है क और श से, बिल्कुल सही है पहला विकल्प इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अट प्रत्याहार के वर्ण है, तो अट प्रत्याहार के वर्ण इसमें कौन से हैं? तो यहाँ पर होगा स्वर तथा ह या व और र, पहला विकल्प जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। अगला है कारक में यदि प्रकृति है तो क्रे तो प्रत्यय है, तो यहां पर होगा णुल प्रत्यय, और जो होगा तीसरा विकल्प इसके लिए सही है। अवयवी भाव समास का उदाहरण पूछा था, अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो यहां पर होगा इसमें अधिहरि, बिल्कुल चौथा विकल्प जो है ये इसके लिए यहां पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन चतुर्विश संहिता शास्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? तो यहां पर बिल्कुल रामायण जो है वो चतुर्विश सहस्त्र संहिता के नाम से ख्यात है, और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? यहाँ पर ख भ झ और ज्ञ है, तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा ज्ञ, और चौथा विकल्प है इसके लिए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद क्या होगा? तो मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा यहां पर कौन सा विकल्प? तो यहां पर इसके लिए सही होगा अहम एवं मन्ये, और चौथा बिल्कुल इसके लिए सही है। मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा? तो यहां पर इसके लिए संस्कृत में इसका जो वाक्य होगा मया आपणम गम्यते, और चौथा विकल्प इसके लिए सही होगा। पच धातु का कृत प्रत्यय लगा करके रूप बनेगा, तो इसके लिए जो रूप बनेगा वो यहां पर बनेगा पकवा, चौथा जो विकल्प होगा ये इसके लिए सही होगा। पंचनवती संख्या है, तो यहां पर हमें देखना है पंचनवती संख्या को, और इसके लिए जो संख्या यहां पर आएगी वो आएगी 95, 95। अगला प्रश्न है यहाँ पर अवयव समूह शब्द समूह है उसे पहचानना है, तो अवयव शब्द समूह इसके लिए जो होगा वो होगा तीसरा, जिसमें दिया है सर्वत्र अधुना ऊपरी। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विदधोषधम कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर श्रीहर्ष की रचना को, और इसके लिए होगा दूसरा विकल्प सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एक पैसेज दिया है, और पैसेज को पढ़ करके आपको इस प्रश्न के कुछ उत्तर देना है। तो यहाँ पर पैसेज को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए मैं सीधे इसके प्रश्नों पर चलता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न इसी पैसेज से यहाँ पर आता है, पैसेज की कुछ पंक्तियां यहाँ पर भी दे रखी हैं। शिवपदस्य अन्यार्थ का, तो शिवपदस्य का अन्य अर्थ क्या है? तो यहाँ पर होगा चौथा विकल्प श्रृंगाला। गद्य खंडे कया प्रश्ने प्रचित, तो यहां पर इसके लिए होगा लक्ष्मिया, तीसरा विकल्प है। कयो संलाप सर्वेशा मंगलाय भवतु, और इसमें यहां पर इसके लिए जो उत्तर बनेगा वो बनेगा लक्ष्मी पार्वत्यो, और तीसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है? तो इसमें प्रत्याहार जो नहीं होगा वो होगा इसमें ल, और ये है दूसरा विकल्प इसके लिए सही। अगला प्रश्न है 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो यहां पर देखिए नहीं पूछा गया है, और इसके लिए जो संस्कृत संख्या नहीं होगी वो इसमें होगी 59, और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा? तो दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इसके लिए जो सही वाक्य का अनुवाद होगा वो इसमें रहेगा
दिनेन पाठा पठिता तीसरा जो विकल्प है वो इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है उपकृष्णन में कौन सा समास है, तो यहाँ पर देखना है हमें उपकृष्णन में समास को, और इसमें होगा अवयवी भाव समास, तीसरा विकल्प। चलिए 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है, और 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा, तो इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो होगा द्वात्रिशत, और तीसरा विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पति शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या होगा, तो पति शब्द का सप्तमी एकवचन रूप जो होगा ये इसके लिए होगा पत्यो, और तीसरा विकल्प होगा बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थे संस्कृत यूपीटेट 2022 के अंतर्गत 23 जनवरी को पूछे गए प्रश्न, और जो कि सेकेंड लैंग्वेज के रूप में थे। अभी तक आपने बाल विकास, हिंदी और संस्कृत की आंसर की देख ली है। सर ने आपको सभी आंसर कीज बता दी हैं और आपने चेक भी कर लिया होगा। तो अब मैं आपको अंग्रेजी के पेपर फर्स्ट के इंग्लिश की आपको आंसर की बताने वाली हूँ, लेकिन मैं आप सभी से उससे पहले कहना चाहूँगी कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, और भी बाकी के जो आपके पेपर्स हैं उनकी भी आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अच्छे से आपके आंसर चेक कर सकें। तो चलिए अब हम हमारे जो इंग्लिश का पेपर है उसके आंसर की स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपके क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 90 तक। तो आप सभी अच्छे से आंसर्स को मिलाइए और फिर हमें अपना स्कोर बताइए। नंबर 61 है जो आपका, वो पूछा गया है, हु आर द अर्लीस्ट नॉन इनहैबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन शायद जीके से ले लिया गया है। तो देखिए इंग्लिश के पेपर में जीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो यहाँ पर, डायनासोर। फिर है आपका 62, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। आपको इन वर्ड में से आपको बताना है कि एडवर्ब कौन सा है। तो देखिए पहला आपको वर्ड दिया हुआ है फ्यूरी। फ्यूरी मतलब होता है गुस्सा। फ्यूरी मतलब क्या होता है, गुस्सा। और आपका फिर है वर्ड मीक। फिर है आपका फेस। फेस जो वर्ड होता है आपका नाउन वर्ब में भी यूज़ किया जाता है। और है फिर आपका अपेस। अपेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है क्विकली, किसी काम को तेजी से करना, जल्दी जल्दी करना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो अपेस वर्ड है ये आपका यहाँ पर एडवर्ब है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 62 है इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। फिर है 63, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजक्शन। आपको यहाँ पर कंजक्शन यूज करना है। He had not paid his bill, his electricity was cut off। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी नॉट यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो आपको अनलेस यूज़ करना नहीं है। यहाँ पर आइदर आपका और का कॉम्बिनेशन नहीं है, आपका आइदर यूज़ होगा नहीं, बट का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। 64 नंबर है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस that lays his icy hand on kings। तो आपको इसमें से बताना है सिमली है, एपोस्ट्रोफी है, पर्सनिफिकेशन है और मेटाफोर है। तो जब भी निर्जीव को सजीव की उपाधि दे दी जाए, क्या बोल रही हूँ मैं, निर्जीव को सजीव की उपाधि दे दी जाए, तो वहाँ पर आप पर्सनिफिकेशन मतलब आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 64 का। फिर है आपका 65 नंबर, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको इसे प्रॉपर सीक्वेंस में करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको सीक्वेंस बना के दिखाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, सबसे पहले नॉवेयर इन द वर्ल्ड ऑफ फेयर और बिल्डिंग यू विल फाइंड देन द ताजमहल। तो कुछ इस तरह से आपका सीक्वेंस दिया हुआ है। तो हम इसे सीक्वेंस यहाँ पर आप देखेंगे द गाइड स्टेट डेट। तो देखिए यहाँ पर सेड यूज़ किया गया है, मतलब सेड के बाद सीधे यहाँ पर आपका नाउन या प्रनाउन आना चाहिए। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, आर। मतलब सबसे पहले जो शुरुआत होगी आर से। यदि आर से हम स्टार्ट करेंगे तो आपके बाकी के जो 2 ऑप्शन है पी वाले, ये तो आपके यहाँ पर कैंसिल हो ही गए। बाकी आपका बचा आपका फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर में से आप देखिए चेक करें, यू विल फाइंड अ फेयर बिल्डिंग। आर के बाद आपका क्या होगा, देखिए पहले आपका आर होगा, फिर आपका क्यू होगा, फिर पी एंड फिर एस। तो मतलब आपका कहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका राइट होगा। क्या होगा, आर क्यू पी एस। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 लगाया है वो उनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। आपको यहाँ पर मीनिंग बताना है प्रोवर्ब का। अ वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। फिर आपका फर्स्ट है टू ट्रप बर्ड्स इन अ वर्सेस इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज नॉट योर्स। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 67 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए इस सेंटेंस को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो सब्जेक्ट के बाद आपका क्या यूज होगा यहाँ पर, हैज़, हैव या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज़, हैव और वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म। फिर अगर आपका सिंस आता है, फिर इसके बाद में आपका बाकी का वी मेट अ ईयर अगो, मतलब हैज़ या हैव। तो आप यहाँ पर देखेंगे हैव कहाँ पर है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो 67 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। 68 है फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। देखिए दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर ईच अदर, दो से ज़्यादा की बात होती तब नहीं आप ईच अदर यूज़ करते। तो 68 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। 69 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है मेटाफोर के लिए। माई हार्ट लाइप्स up when I behold a rainbow in the sky. The bittersweet memories of चाइल्डहुड आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट करवाए थे यूपी टेट के, जो कि पूरे कंप्लीट पेपर्स थे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 68 है, इसका यहाँ पर मेटाफोर मतलब आपका क्या होता है, जब भी किसी भी दो चीज़ की कंपेरिजन की बात होती है, जब भी किसी भी 68 में 69 में कंपेरिजन की बात होती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका यहाँ पर है ही इज अ बिग डोंकी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर 69 का राइट होगा। फिर है आपका 70 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन एज, आप सभी को पता है, इट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। 71 द ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। देखिए जब भी डायरेक्ट सेंटेंस में आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है तो आस्क जो है आपका वो सैड में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट जो है आपका में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे आप, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। फिर है द इडियम्स टू रिंग वंस ऑन बेल मीन्स टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। मतलब आपका 72 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। आप सभी अच्छे से चेक करते जाइएगा और सभी को मुझे कमेंट में बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा, और बाकी के सभी टोटल का भी करके आप मुझे टोटल स्कोर जरूर बताएं। What kind of adjective are used in the following sentence? I live is better than a dead lion। तो देखिए इसमें क्वालिटी होता नहीं है कुछ, तो यहाँ पर आपका डिस्क्राइब किया गया है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा डिस्क्रिप्टिव। फिर है आपका 74 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिस स्पेल्ड। देखिए यहाँ पर आपको मिस स्पेल्ड बताना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर देखेंगे गवर्नेंस में यहाँ पर ई की जगह पर आपका एन ए होना था, मतलब 74 का आपका सेकंड वाला रॉन्ग है। पिक आउट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। आपको इस वर्ड का एटेन्यूट का सिनोनियम बताना है। तो एटेन्यूट मतलब होता है किसी भी चीज़ को कमज़ोर बना देना होता है। क्या होता है, किसी भी चीज़ को कमज़ोर बना देना होता है, और कमज़ोर मतलब आपको यहाँ सिनोनियम बताना है, तो टू में 10, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। 76 है यहाँ पर आपको राइट कंजक्शन सेंटेंस में देखना है। तो देखिए नो सूनर का सेंटेंस है, तो जब भी नो सूनर की बात होती है तो नो सूनर के बाद देन यूज़ होता है, मतलब आपका जहाँ पर भी नो सूनर के बाद देन है तो वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए नो सूनर यहाँ पर देन नहीं है, सेकंड में भी आपको देन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ड थर्ड में आपको देन दिखाई दे रहा है। नो सूनर हैड वी रीच्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, मतलब आपका जो 76 है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। 77 पिक आउट द सुइटेबल एंटोनियम ऑफ द गिवन वन। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब क्या होता है, आप बताएंगे मुझे। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब होता है समझदार, समझदार, या फिर हम जुडिशियस को प्रूडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जुडिशियस को हम,
प्रूडेंट, पी अगर मैं इस इम में से पी को हटा देती हूँ तो प्रूडेंट भी बोला जाता है। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका एंटोनियम हुआ 77 का। नेक्स्ट फिर इसके बाद आपका एक पैसेज है 78 से जो कि आपका 85 तक के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। जो पैसेज है बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, तो हम 70 जो आपका 8 है इससे लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कवर करते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर 78 इज हियर, व्हाट डज एनकोर मीन्स। आपका जो वर्ड है एनकोर, एनकोर मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ वंस मोर ट्राई एंड नेवर। एनकोर मतलब होता है वंस मोर, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। व्हाट डिड किम डू इन द एंड, किम ने लास्ट में क्या किया, तो स्माइल एंड डिसअपियर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर 3। देखिए पैसेज से ही पूरा है और इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, आप सभी को पता है सेंचुरी मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मजिशियन नेम, मजिशियन का नेम क्या था, तो आप इसका आंसर यहाँ से देखिए मजिशियन का नेम, तो यहाँ पर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2 किम राठौर, जो मजिशियन का जो नेम था वो आप ऐसे से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेट, कैप्टिवेट मतलब क्या होता है, मीनिंग कैप्टिवेट का सरप्राइज्ड होना, ठीक है। जैसे कि आप सडनली कोई भी गिफ्ट मिलता है तो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, तो कैप्टिवेट मतलब आपका होता है 4 नंबर का ऑप्शन एस्टोनिश। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर 82 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर है आपका 83, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्डियस, मतलब आपका कंटिन्यूअस, नेवर, ऑलवेज, हैपनिंग सडनली, मतलब आपका हैपनिंग सडनली। ऑप्शन नंबर 4 83 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिर व्हाट इज द वैंड, वैंड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है जादू दिखाना, मतलब स्टिक। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हुआ 84 का। 85 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग, हॉपिंग मतलब क्या होता है, कूद कूद के चलना, मतलब हुआ जंपिंग, कूद कूद के चलना जंपिंग। 86 द मीनिंग ऑफ द ईडियम्स टू पुट आउट, टू पुट आउट मतलब बुझा देना, मतलब ऑप्शन नंबर 2 टू एक्सटिंग्विश। फिर है आपका 87 द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, तो आपका जो विच यूज किया गया है यहाँ पर, तो इसके कारण ये हुआ एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हुआ। 88 आपको यहाँ पर द ऑब्जेक्शन वॉज मेड आउट डेज द लॉयर, सुइटेबल आपको करेक्ट, आपको फ्रॉम वाई टू विथ में से आपका वाई बी बाय वाई यूज करना है यहाँ पर। फिर आपका 89 फिल इन द ब्लैंक डेज ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन went home while trying, on trying, having tried and being tired, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मतलब जो बच्चे थे वो खेलने से थकने के बाद घर चले गए, मतलब ऑप्शन नंबर 2। फिर 90 और लास्ट है आपका ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट विल नॉट कीप अवेक। तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 का जहाँ पर भी कॉम्बिनेशन आपको हो TOO2 से लेकर के 2, तो वो आपका यहाँ पर राइट होगा। तो द कॉफी इज नॉट 2 के बाद यहाँ पर देखिए 2 सो एज टू कीप अस अवेक। फिर है आपका द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग सो इट विल नॉट कीप अस अवेक, यहाँ पर आपका नहीं दिया हुआ है। फिर है आपका द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कीप अस, एंड फिर लास्ट आपका 4 है द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। तो आपका इसका ऑप्शन, तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में सो एज यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। आई होप कि आपको इंग्लिश के आंसर की आपने अच्छे से चेक की होगी, और आप प्लीज़ हमें स्कोर बताएं, और बाकी आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी आंसर की प्रोवाइड की जा रही है। पहला प्रश्न है जो गणित के अंदर, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प जो दिए हैं, इनमें से कौन से मापक जो है वो प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर जो हम उत्तर रहेगा इसके लिए वो रहेगा माध्य और बहुलक, दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में से केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा पहला विकल्प, जहाँ पर दिया है 54,
4। इसके लिए सही उत्तर पहला होगा। और किस प्रकार होगा, क्या सोल्यूशन होगा, कैसे हल करेंगे, ये सब हम आपको डिटेल में बाद में इसके लिए वीडियो देंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको एक की जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न इसमें पूछा गया था और काफ़ी सरल सा प्रश्न था। पंचभुज के अंतःकोणों का योग इसमें निकालना था और यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर था वो होगा यहाँ पर 540। तो 540 यानी कि पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा 540। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो था। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है और जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी माप क्या होगी, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिया था और इसका उत्तर इसमें निकालना था। तो यहाँ पर खंबे की जो माप होगी वो पूरी माप वो होगी क्या, तो वो होगी यहाँ पर 21 मीटर। चौथा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं और ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पर जो ए अकेला होगा वो उस काम को कर पाएगा 30 दिन में और इसके लिए जो उत्तर 2 है, विकल्प 2 है, ये इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ और हानि प्रतिशत क्या रहेगा। तो इसमें जो हानि होगी और हानि कितनी होगी, तो 33 सही 1/3% की इसमें हानि होगी। विकल्प 3 इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न है। यहाँ पर एक संख्या दे रखी है जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 12, 10, 12 को 12 से भाग देना है और इसमें शेषफल पूछा है कि कितना इसमें शेषफल होगा। तो यहाँ पर जब इसे भाग लगाकर आप देख सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पर भागफल जो शेषफल जो होगा वो इसमें होगा 4। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संख्या दे रखी 378 गुणित 236 गुणित 459 गुणित 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो बहुत ही आसान से प्रश्न थे और यहाँ पर सभी के इकाई अंकों का आप गुणा कर सकते हैं और उसके इकाई अंक में जो आता है वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो निकल के आएगा 4। पहला विकल्प ही इसके लिए सही होगा। तो अब 8, 6, 9 और 2 का गुणा कर सकते हैं और जो इकाई का अंक आए वो उसके लिए उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था। दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यांक क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं और इनका माध्यांक पूछा था, तो इसके लिए माध्यांक का जो मान होगा वो भी इसमें निकल कर आएगा 4.5 और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है, न्यूटन, लाप्लास, गॉस या फिर आर ए फिशर। तो ये श्रेय जाता है आर ए फिशर को और चौथा विकल्प इसके लिए करेक्ट है। आगे यहाँ पर एक आकृति दी रखी थी त्रिभुज की जिसमें मध्य बिंदु DEF दिए थे और ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस आकृति से रिलेटेड ही यहाँ पर दिए थे। तो इसमें जो आकृति को आप देख लीजिएगा, यहाँ जो आकृति दे रखी है इसके मध्य बिंदु के ऊपर ये ही बिंदु DEF है। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प दिया है DEF का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बिल्कुल पहला ही विकल्प इसके लिए सही होगा। यहाँ पर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होगा ये त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। चलिए, और बाकी कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है। यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G और हरात्मक माध्य H हो तो यहाँ पर कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। तो देखिए, इसमें जो विकल्प होगा वो आपका होगा विकल्प नंबर 2 जो कि दिया है AGH वाला। ठीक है, दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हैं तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर जो होगा वो इसमें आएगा 5/36 और चौथा विकल्प इसके लिए सही होगा। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। तो यहाँ पर उत्तर होगा श्रीनिवास रामानुजन और दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी कमरे की दीवार, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो 660 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा। आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं और यहाँ पर इसके लिए उत्तर आता है 200 मीटर स्क्वायर। चौथा विकल्प इसके लिए सही है।
आगे यहाँ पर भिन्न दे रखी हैं 14/35, 42/55 और 21/22 का महत्तम समावर्तक पूछा था कि इसका महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो इसका महत्तम समावर्तक होगा 7/330। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 7 + 2√10 का वर्गमूल पूछा था और इसका वर्गमूल निकालना था। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो इसमें निकलेगा √2 + √5 और दूसरा विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे देखते हैं, यदि एक वर्ग के समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है और यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो इस आकृति का परिमाप जो निकल के आएगा वो इसमें आएगा यहाँ पर 6 सही 2/3 सेंटीमीटर, चौथा विकल्प के साथ में। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यहाँ पर 99 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर संख्या जो 99 से विभाजित होगी वो यहाँ पर होगी 1 1 4 3 4 5, जो कि दिया है चौथा विकल्प। ये संख्या इसमें 99 से विभाजित होगी। पाई क्या है, तो पाई यहाँ पर पूर्णांक, अभाज्य, अपरिमेय या परिमेय। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर है तीसरा विकल्प इसके लिए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि 10⁻³ 3x के रूप में है और 10⁻³ = 125 हो तो यहाँ पर 10⁻⁻2x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखना है इसका मान, और इसका मान जो निकल के आएगा वो इसमें आएगा हमारा उत्तर 1/25, पहला विकल्प इसके लिए निकलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है। तो इसमें भाजक क्या होगा। तो भाजक आप आराम से निकाल सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भागफल का जो फॉर्मूला है उससे निकाल कर यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें भाजक होगा 96। चलिए 50 से छोटे धन पूर्णांक अभाज्यों की संख्या क्या होगी। तो 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या देखना है। तो यहाँ पर अभाज्य इसमें निकल के आते हैं 15 और तीसरा विकल्प होगा इसके लिए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या का 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। तो यहाँ पर वे संख्याएं जो निकल करके आएंगी वो इसमें आएंगी 14 और 5, जो कि दिया है दूसरा विकल्प। तो दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर तथा उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर आयत की जो चौड़ाई निकल करके आएगी वो इसमें आएगी 4 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प होगा इसके लिए सही। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो ABC a + b + c/c का मान क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर इसके लिए जो मान निकल के आएगा वो आएगा 2 और दिया है दूसरे विकल्प में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पर वो दिन आएगा मंगलवार और पहला विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर एक हल कीजिए, संख्याएं दे रखी हैं। तो यहाँ इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर हमारा इसमें आएगा वो निकल के आएगा 11/64, चौथा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। तो त्रिभुज की संभव भुजाएं यहाँ पर देखना है कि कौन सी भुजाओं से यहाँ पर एक त्रिभुज बन सकता है। तो यहाँ पर बन सकता है 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर, यानी कि पहला विकल्प इसके लिए सही है ना, क्योंकि दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से सदैव ज़्यादा होना चाहिए। तो उस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको करके। आगे यहाँ पर जो अगला प्रश्न था वो दिया था √3 और √4 √5, इनको आरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर इनमें किस प्रकार से ये व्यवस्थित होंगे। तो आरोही अवरोही क्रम का आपको पता होना चाहिए। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर आरोही क्रम में हम इनको बड़ा व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्रम बनेगा वो बनेगा 4√5 सबसे पहले, दूसरा विकल्प, फिर 3√4 होगा और फिर होगा √3। तो इस प्रकार से ये क्रम इसमें जमेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से गणित के जो क्वेश्चन थे ये इसमें पूछे गए थे आज के पेपर में। और यहाँ पर
आगे हम बात करने वाले हैं इनके सोल्यूशन की, तो आपको इनका सोल्यूशन का पूरा वीडियो मिलेगा, आप बेफिक्र हो जाइए, है ना। तो आज के लिए अभी इतना ही, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद। चलिए अब बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की। इसके पहले हम बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और गणित के आंसर आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर बारी है पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन का यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था। यहाँ पर कार्बन डेटिंग संदर्भित किसको करता है ये पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन को संदर्भित करता है कार्बन डेटिंग। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था, ये आज के पेपर में पूछा गया था। 2 दिन पहले ही अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। बायोमैग्निफिकेशन है, यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। जहाँ जहाँ पर मैं विकल्प टिक करता जाऊँ कि ये सही होगा, वहाँ पर आप 1 नंबर आपका जोड़ते चलिएगा। वैसे मुझे लगता है आपने 30 में से 30 अंक सही किए होंगे, क्योंकि काफ़ी सरल था पर्यावरण का। बाकी भी जो विषय मैंने देखे हैं अभी पूरा मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जैसा मैंने देखा है वे काफ़ी सरल था आज का पेपर। यदि आपने 4-5 महीने से आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से यहाँ पर 120 प्लस नंबर ला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं, यहाँ पर देखिए जैवमंडल का कौन सा अजैविक घटक नहीं है ये पूछा गया था। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा कवक। याद रखिएगा, कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं होता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपसे पूछा गया था। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये एम्स्टर्डम में स्थित है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। यहाँ पर देखिए सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता के बारे में आपसे पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मांसाहारी। जो मांसाहारी होता है यह सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में, यहाँ पर देखिए पृथ्वी के सबसे पास का स्तर आपसे पूछा गया था वायुमंडल का, तो वो कौन सा होता है, तो वो क्षोभ मंडल होता है। यहाँ पर क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जो जैव विविधता अधिनियम है ये कब पारित किया गया था पूछा गया है। तो ये किया गया था आपका 11 दिसंबर 2002 को। कब किया गया था, 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। निम्नलिखित में से आपको बताना है वो कौन सी कृषि है जो करने की प्रक्रिया है जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जैविक खेती। जैविक खेती यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा गया था। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है, तो जो अम्लीय वर्षा होती है ये किससे संबंधित होती है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से। याद रखिएगा जो अम्लीय वर्षा संबंधित होगा यह सल्फ्यूरिक एसिड से होगा। WWF से आशय, यहाँ पर देखिए WWF का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, उसका आशय पूछा गया है। तो किससे होगा, यह वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड से इसका आशय होगा WWF का। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। फूलों की घाटी, इसके बारे में हम काफ़ी बार आपको बता चुके हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित होगी, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए प्रदूषण के मापन से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। आपका राइट आंसर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। याद रखिएगा जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है यह एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कोटोपाक्सी के बारे में पूछा गया है। ये एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर स्थित है, राकिज में है, एंडीज में है, हवाई में है या फिर सिसिली में है। तो ये कहाँ पर है, एंडीज में स्थित है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। देखिए इसके बारे में काफ़ी बार मैंने आपको बताया है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में जो सांगपो नदी है ये भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है।
निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक, यहाँ पर देखिए आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पूछा गया है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, एग्जैक्ट राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है, क्योंकि क्यों है? दाब वहाँ पर प्रभाव है, दाब का प्रभाव है इसलिए। रेन शेडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है या फिर निम्न ताप प्रभाव है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? रेन शेडो प्रभाव है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि यहाँ पर रेन शेडो प्रभाव है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, इसके बारे में भी काफ़ी बार आपको बताया है, आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, इसके बारे में पूछा गया है, तो ये कब किया गया था? 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण कहलाती है, क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, वो सूर्य तप कहलाती है। क्या कहलाती है? सूर्य तप कहलाती है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? वो कौन सा देश है जिससे संविधान के मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो वो है यूएसएसआर। यूएसएसआर से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है संविधान का। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखिएगा, यह शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है। चलिए, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य, यहाँ पर देखिए असत्य पूछा गया है। ये यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का प्रीवियस पेपर का प्रश्न पूछा गया। यदि आपने हमारे प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो इन प्रश्नों को, काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, तो उनका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर एलपीजी के संदर्भ में असत्य कथन पूछा गया था, तो यहाँ पर असत्य कथन होगा आपका मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, ये एलपीजी के संदर्भ में असत्य कथन होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में पूछा गया है, तो उसके घटक होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मकर रेखा, यहाँ पर देखिए मकर रेखा के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 23 सही 1/2 डिग्री एस, यानी कि 23 सही 1/2 डिग्री साउथ की ओर। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सरल सा है, इसके बारे में भी काफ़ी बार आपको बताया है। जो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है, यह टॉन्सले यानी कि डॉक्टर NG टॉन्सले के द्वारा किया गया है। ध्रुव तारा, इसके बारे में भी आपको बताया है, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है, जो उत्तर दिशा में होता है। तो ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, सरल सा है, सभी को पता है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था ये 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सरल सा लड्डू जैसा प्रश्न आपको दे दिया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। लखनऊ समझौता जो कि 1916 में किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, ये कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? इसके बारे में भी हमने बार बार आपको बताया है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है या फिर राजस्थान में है? राइट आंसर आपका क्या होगा? गुजरात में। जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो 150 प्रश्न का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये यूपी टेट का फर्स्ट पेपर जो हुआ था 23 जनवरी को, ये सोल्व आपको कराया गया है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि 150 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको 150 प्रश्नों में से कितने नंबर आ रहे हैं। सेकंड जो पेपर आपका हुआ है उनके एक एक करके, यानी कि हर विषय के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थोड़े समय बाद उसका भी आपको एक वीडियो पूरा का पूरा मिल जाएगा, जिसमें आप वहाँ पर भी आपको 150 प्रश्न मिलेंगे और वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें आपको मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस उसमें जुड़ा रहेगा। बाकी सब सेम आपको बाल विकास, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो सेकंड पेपर भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। जब तक आपको इसमें से बताना है कि आपको इन 150 प्रश्नों में कितने नंबर आ रहे हैं। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।